Hello, Assalamu alaikum, dear student. How are you? I hope that you all will be well and good. दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मेरे वीडियो में अगर कोई ऐसी बात हो कि आप लोगों को कोई वो लगे कि यहाँ पे गलती है या मिसकंसेप्शन है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है वो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दूं। कंसेप्चुअली हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों को पता है कि हमने स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पढ़ा है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ये स्केलर प्रोडक्ट हमें स्केलर क्यों देता है और इसमें हम कौन से कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर जरब करते हैं, ये सारे चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें है। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने तीन के चार लेक्चर मेरे ख्याल में अपलोड किया है, वो आप लोग देखे। एमडीकेट के लेवल पे भी आप लोग क्लियर हो जाएंगे, एज वेल एज अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट के बाद हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर मे बी वेक्टर आर स्केलर, दिस डिपेंड अपॉन दैट हाउ यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर, either scalarly or vectorly. If you multiply the two vector by scalarly, this will give you a scalar resultant. If you multiply the two vectors by vectorly method, you will get a vector resultant. Or you can say that if you multiply the parallel vector or parallel component of the two vector, you will get a scalar resultant, while if you multiply the two perpendicular vector or the perpendicular component of the vector, you will get a vector resultant, ठीक है। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनीशन यह है, आप लोग खुद लेके तोड़ा, कि अगर मेरे पास वेक्टर ए है और मेरे पास वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं ऐसा जरब कर दो, ऐसा मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ कि हमें रिजल्टेंट किया आ जाए रिजल्टेंट हमें वेक्टर मिल जाए, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? व्हेन टू वेक्टर ए एंड बी, व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड in such a way that it give you a vector resultant. अगर आप दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे को ऐसा मल्टीप्लाई कर ले कि ये वेक्टर रिजल्टेंट आपको दे दे, तो इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि ये डिनोटेशन बाय क्रॉस हम करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोग इसको कह सकते हो। मोर देन टू वेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, लेकिन हमारे पास टू वेक्टर की प्रोडक्ट है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं हमारे कोर्स में। तो इसलिए मैं दो वेक्टर को जरब कर रहा हूं और इससे मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? वेक्टर रिजल्ट। क्या लिखोगे डिफिनीशन में? व्हेन टू वेक्टर ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर इन सच ए वे दैट इट गिव यू a result, a vector resultant is called vector product और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे पास एक वेक्टर ए है लेट सपोज, और एक वेक्टर बी है, और इसको मैंने ऐसा प्रोडक्ट किया, ऐसा मल्टीप्लाई किया दोनों, कि इससे मेरे पास बना रिजल्टेंट वेक्टर सी। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए थे और हमें मिला था रिजल्टेंट स्केलर, रिजल्टेंट सी विच इज स्केलर। लेकिन अगर हम दो वेक्टर को बाई वेक्टर प्रोडक्ट कर ले, मतलब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो हमें सी तो मिलेगा, लेकिन सी एरो हेड, मतलब रिजल्टेंट विल बी वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? स्केलर है, और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो हमें वेक्टर रिजल्टेंट मिलेगा और यहाँ पे हमें स्केलर रिजल्ट मिला हुआ है, ओके। अब इसका मतलब यह होता है कि आपके पास लेट सपोज वेक्टर ए है
और यहाँ पे वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल थीटा है, इनर एंगल थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। अब जो वेक्टर बी है इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट है हमारे पास बी एक्स और एक है हमारे पास बी वाई, या इस तरह भी कह सकते हो कि एक है हमारे पास वेक्टर बी की पैरेलल कंपोनेंट टू वेक्टर ए और एक है हमारे पास वेक्टर बी की परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू वेक्टर ए। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अगर ए बी एक्स करते हो ना, ए बी एक्स, तो ए बी एक्स के लिए आप लोगों ने ए डॉट बी करना है। क्या करना है? ए डॉट बी बराबर है ए बी एक्स, ए के साथ बी एक्स को जरब कर दे परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट को। और अगर आप कहते हो कि ना मैं ए बी वाई जरब कर रहा हूं, ए के साथ वाई वाला कंपोनेंट, बी की वाई वाला कंपोनेंट, तो इसके लिए आपने ए डॉट बी नहीं करना बल्कि ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करने से आपने वेक्टर ए को बी की वाई कंपोनेंट जरब किया और ए डॉट बी करने से आपने वेक्टर ए को बी की एक्स कंपोनेंट जरब किया। मतलब कि यहाँ पे पैरेलल वेक्टर को जरब किया दोनों, और यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर को जरब किए। परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट है और पैरेलल वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब डॉट तो हमने पढ़ा है, हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल जाए डिफरेंशिएशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप लेकिन सिर्फ यह ख्याल भी रखना है कि ए बी वाई जब लिखेंगे तो एरो हेड भी डालेंगे क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर ए लेको वेक्टर बी लेको, आप लोगों को पता है कि बी वाई बी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी ए बी साइन थीटा लेखूंगा, ए बी साइन थीटा लिखूंगा और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर बी लिखूंगा, ए बी साइन थीटा और इसके साथ एन यूनिट वेक्टर बी। और एन यूनिट वेक्टर का मतलब है कि दिस रिजल्ट इज वेक्टर रिजल्ट एंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ये फिर मैं राइट हैंड रूल में आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल आप इसको न छेड़े, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और अगर आप बी क्रॉस ए करते हो ना, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी ए साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब के कंपोनेंट ए के भी बना सकते हो और कंपोनेंट बी के भी बना सकते हो। अगर बी के कंपोनेंट बनाते हो या ए के कंपोनेंट बनाते हो, मतलब कि अगर हमारे पास वेक्टर बी इस तरह है, वेक्टर बी और वेक्टर ए इस तरह है, ठीक है, और आप बी क्रॉस ए करते हो, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के ये ए वाई ए एक्स हो जाएगा और ये ए वाई हो जाएगा और ए वाई ए साइन थीटा के बराबर है, ए एक्स ए कास थीटा के बराबर। तो मतलब कि आप कंपोनेंट ए की भी ले सकते हो और कंपोनेंट बी वेक्टर के भी ले सकते हो। इस तरह नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि सर ये ए क्रॉस बी तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। ये मैंने कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव की बात नहीं की है, ठीक है। ये मैंने दो अलग अलग सिचुएशन लिए है कि आप इस तरह मतलब इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। अगर इस तरह आया तो बी की कंपोनेंट बना ले और अगर इस तरह आया तो ए की कंपोनेंट बना ले। हाँ, अगर आप ऐसा कहते हो कि डायग्राम ये है सर, डायग्राम ये एक है और ए क्रॉस बी क्रॉस ए कैसे है, तो फिर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। लेकिन मैं वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, ये अलग ए क्रॉस बी मैंने लिया है और ये अलग बी क्रॉस ए मैंने लिया है, ठीक है। इसमें मैंने बी वेक्टर की कंपोनेंट बनाए और इसमें मैंने ए वेक्टर की कंपोनेंट बनाए। कम्यूटेशन या एंटी कम्यूटेशन की बात मैं अब नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। अब अगर मैं देखो कि मेरे पास ए क्रॉस बी से रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है और ए क्रॉस बी से मेरे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आता है, तो मैं लिख नहीं सकता कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है ये एक्चुअल ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के बराबर है। ये लिख सकता हूं ना कि जो ए क्रॉस बी से अगर रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है और ए क्रॉस बी से अगर ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आता है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है ये ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के बराबर है, ओके। अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि क्योंकि वेक्टर सी जो है
ये जो रिजल्ट वेक्टर जो रिजल्ट है, चूंकि ये वेक्टर है तो आप लोगों को पता है कि वेक्टर की एक होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर की एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर सी की एक हो जाएगी मैग्नीट्यूड और दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर सी मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और जो डायरेक्शन है दिस इज एन यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी मॉडुलस, वेक्टर सी मॉडुलस की जगह ए क्रॉस बी मॉडुलस लिख सकता हूं। ये ए क्रॉस बी मॉडुलस ए बी साइन थीटा के बराबर है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन अलग बात है, डायरेक्शन तो इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सी नॉर्मल यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सी गेटेड फ्रॉम ए क्रॉस बी will be normal to a क्रॉस बी। इस पे जब हम बात करेंगे डायरेक्शन पे तो मैं राइट हैंड रूल का वो दे के हवाला दे के आप लोगों को क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड में मैं लिख सकता हूं कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड आ रहा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी मॉडुलस जो आ रहा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये नोट कर लो, ए क्रॉस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए क्रॉस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस करते हो ए और बी, इसमें से अगर आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हो तो फिर भी ए क्रॉस बी रिजल्ट ज्यादा देगा, अगर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हो तो फिर भी वेक्टर ए क्रॉस बी रिजल्ट ज्यादा देगा, और अगर साइन थीटा की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ तो भी वेक्टर ए क्रॉस बी रिजल्ट ज्यादा देगा, तीनों हालत में। और अगर इन तीनों में से किसी को भी आप लोग कम करते हो तो तीनों केसेस में ए क्रॉस बी रिजल्ट स्मॉलर देगा। मैं आप लोगों को डायग्राम में बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। केस नंबर 1 में थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है, और अगर दूसरे में देखो तो ये वेक्टर ए है, लेट सपोज देखो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, थीटा वही है, थीटा सेम है सेकंड केस में। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी मॉडुलस दे रहा है, ए क्रॉस बी से जो मैग्नीट्यूड आता है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी से जो मैग्नीट्यूड आता है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड सेकंड में ये ग्रेटर है हमारे पास, ये ग्रेटर है, और ये वाला इसके मुकाबले में स्मॉलर है। तो अब ये ग्रेटर क्यों है और ये स्मॉलर क्यों है? क्योंकि बी वेक्टर तो सॉरी दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, दोनों में थीटा भी दोनों में सेम है, लेकिन ये ए क्रॉस बी रिजल्ट क्यों हमें मतलब के ग्रेटर मिल रहा है? क्योंकि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कम है। इस तरह डायग्राम आप वेक्टर बी के लिए बना सकते हो, एक वेक्टर बी इस तरह ले ले और एक वेक्टर बी यहाँ पे ले ले, तो ये वेक्टर बी के लिए भी हो जाएगा। और इस तरह साइन थीटा, देखो थीटा आप बढ़ा सकते हो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप थीटा को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जब आप 0 डिग्री से थीटा को 90 तक बढ़ाओगे तो साइन थीटा 0 से 1 की तरफ जाएगा, और 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। तो जब आप लोगों के पास जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो एक क्रॉस बी मैक्सिमम रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो थीटा 45 डिग्री पे है, और एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, वो थीटा 90 डिग्री पे है। दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, कोई फर्क नहीं है वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड में, लेकिन सिर्फ फर्क है एंगल में, एक 45 है और एक 90 है। तो इसमें जो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है ज्यादा है, इसमें वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे एंगल कम हुआ साइन थीटा कम हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 90 हुआ मतलब एंगल ज्यादा हुआ साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा, और साइन थीटा के इंक्रीज करने से ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी में मॉडुलस, दिस इज
पांचों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो थीटा, थीटा को भी डायरेक्ट है, साइन थीटा को भी डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि थीटा के इंक्रीज करने से साइन थीटा इंक्रीज, साइन थीटा के इंक्रीज करने से a क्रॉस b रिजल्ट ज्यादा देगा। तो a क्रॉस b, a को डायरेक्ट, b को डायरेक्ट, साइन थीटा को डायरेक्ट और थीटा को डायरेक्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम यहां पे लेके कि a क्रॉस b मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी मॉडुलस इज इक्वल टू साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। यहां पे जो थीटा है इसको कहते हैं एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे को पैरेलल है, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज 0, दिस इज 0। तो इट मींस कि जब दो वेक्टर ए और बी पैरेलल होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्यों 0 है? क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं होते। और क्रॉस प्रोडक्ट में ये नोट कर ले कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? ऑफ द वेक्टर, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ये नोट कर लो कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और डॉट प्रोडक्ट में जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो पैरेलल कंपोनेंट होता है। तो अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे को कंप्लीट पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो दोनों केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो इफेक्टिव कंपोनेंट है ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो रिजल्ट कितना देगा हमें? 0। लेकिन अगर थीटा हमारे पास 90 हो जाए, मतलब कि दो वेक्टर मुकम्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहां पे मेरे पास जो ए क्रॉस बी है ना, ये ए बी के बराबर हो जाएगा। ए बी मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ए क्रॉस बी कब देता है हमें? जब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो। एक और बात नोट कर ले यहाँ पे डायग्राम में कि एंगल को बढ़ाने से ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इसमें एलॉन्ग एक्स वेक्टर ए है। अब अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लो, यहाँ पे एक वेक्टर ले लो, यहाँ पे एक वेक्टर ले लो, यहाँ पे वेक्टर ले लो, यहाँ पे वेक्टर ले लो, यहाँ पे वेक्टर ले लो, और यहाँ पे वेक्टर ले लो, यहाँ पे वेक्टर ले लो। देखो अब अगर एस को मैं बी कह दो, एस को बी कह दो, एस को बी कह दो, एस वेक्टर को बी कह दो, एस वेक्टर को बी कह दो, एस वेक्टर को बी कह दो, एस को बी कह दो, एस को बी कह दो। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये एंगल थीटा एन के दरमियान बन रहा है, तो इस थीटा पे वेक्टर बी की ये वाला एक्स कंपोनेंट बी एक्स कंपोनेंट बन रहा है और ये वाला बी वाई कंपोनेंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं थीटा को थोड़ा इंक्रीज कर लूं तो बी वाई कंपोनेंट देखो इंक्रीज, अगर थीटा को और इंक्रीज कर लो तो बी वाई कंपोनेंट देखो इंक्रीज, अगर थीटा को मुकम्मल 90 कर लो तो ये देखो दिस इज द बी वाई कंपोनेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय दिस? इसका मतलब यह होता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करने से आपके पास जो वेक्टर बी है इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इंक्रीज होता है। इट मींस कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वेक्टर बी की, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एंगल इंक्रीज करने के साथ ये इफेक्टिव कंपोनेंट इंक्रीज होता है, इसलिए एक क्रॉस बी हमें ज्यादा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर 90 से फिर ग्रेटर कर दे, ये देखो अगर 90 से ग्रेटर हुआ तो ये फिर से क्या हुआ, तो ये फिर से हमारे पास ये इफेक्टिव कंपोनेंट कम हुआ। अगर मैं और भी बढ़ा दो तो इफेक्टिव कंपोनेंट, अगर और भी बढ़ा दो तो इफेक्टिव कंपोनेंट, अगर 180 कर लो तो इफेक्टिव कंपोनेंट फिर से 0 हुआ। तो 0 से 90 तक इंक्रीज करने में एक क्रॉस बी इंक्रीज होता है, लेकिन 90 से अगेन 180 तक करने में एक क्रॉस बी डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी डिक्रीजेस। अब सारे बुक में मैंने ये देखा है कि एंगल रेंज जो है ये 0 डिग्री से लेकर
तो 180 डिग्री तक है। लेकिन यहाँ पे मेरे कंसेप्ट के मुताबिक ये जो एंगल है ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि 90 के ऊपर जब जाएंगे ना तो वही सेम वैल्यू आपको रिपीट होंगे जितना वैल्यूज आपको 90 से कम एंगल पे मिले हैं। ये देखो, ये वेक्टर है, ये इसने ये एंगल बनाया, ये इसकी कंपोनेंट देखो। अब 90 से ज्यादा ये देखो और इसकी ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या है? इक्वल है और दोनों पॉजिटिव भी है। अलबत्ता अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात कर लूं ना, स्केलर प्रोडक्ट की बात, तो उसमें भी यही होता था। ये वेक्टर ए ले ले, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर बी। ठीक है। अब अगर मैं यहां बात कर लूं तो ए के साथ वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट को जरब किया, यहां पे एंगल बढ़ाया तो वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट कम हुआ, यहां पे 90 किया वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट 0 हुआ। यहां पे एंगल बढ़ाया ना तो वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट ये हुआ। अब ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन है नेगेटिव में, और वेक्टर ए की बी की मैग्नीट्यूड इसके तो बराबर है, लेकिन है नेगेटिव में। इसलिए हमने एंगल रेंज 0 से 180 तक इसलिए लिया हुआ था डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन है तो नेगेटिव में, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लो तो क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल को 90 से इंक्रीज करने से न तो इस वेक्टर की कंपोनेंट में चेंज आता है और न मैग्नीट्यूड में, और न इस कंपोनेंट की डायरेक्शन में चेंज आता है। न डायरेक्शन इंक्रीज होता है और न मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो और न डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है। वही पॉजिटिव डायरेक्शन है वेक्टर बी की। तो अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यों मैं एंगल को 90 से बढ़ा दूं? अगर मुझे 90 तक सारे वैल्यू मिल रहे हैं तो क्यों मैं 90 से एंगल को बढ़ा दूं? तो इसलिए मेरे मुताबिक जो है थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की वो 0 से 90 डिग्री तक है, न कि 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है। फिर भी अगर एमडीकेट में आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं तो ये इसलिए लेकर करो ये वाला कि 0 to 180 के बुक में ये लिया जाता है, बहुत सारे बुक में, तो ये आप लोग लेके, बाकी अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट दिस इज द करेक्ट एंगल। ठीक है। आप लोग खुद भी देखो इसको। ओके, ये तो एंगल रेंज हुआ और ये एंगल पे डिपेंड किया इसने। अब यहां पे अगर इस तरह एक एमसीक्यूज आ जाए कि एट विच एंगल ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू बी ए डॉट बी, किस एंगल पे ए क्रॉस बी और ए डॉट बी सेम होंगे, तो ये नोट कर ले कि एंगल थीटा 45 डिग्री पर ए क्रॉस बी और ए डॉट बी सेम होता है मॉडुलस में। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा आता है, ए डॉट बी में ए बी कास थीटा आता है, और 45 डिग्री पे जो साइन थीटा है और कास थीटा है ये सेम वैल्यू हमें देता है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और अगर मैं एंगल थीटा को 0 डिग्री कर लो तो 0 डिग्री पे ए डॉट बी जो है ग्रेटर होगा ए क्रॉस बी से, और अगर थीटा को मैं लेस देन 45 कर लो, लेस देन 45, फिर भी ए डॉट बी ग्रेटर है ए क्रॉस बी से, और अगर थीटा को मैं एग्जैक्ट 45 के बराबर कर दो तो फिर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी ये इक्वल होंगे, और अगर मैं थीटा को ग्रेटर देन 45 कर दो तो फिर ए क्रॉस बी जो है दिस विल बी ग्रेटर देन ए डॉट बी, और अगर मैं थीटा को 90 पुट कर लो फिर भी ए क्रॉस बी विल बी ग्रेटर देन ए डॉट बी। ठीक है। तो मतलब कि जब एंगल 0 की तरफ आता है तो ए डॉट बी ग्रेटर होता है, और जब एंगल 90 की तरफ जाता है तो ए क्रॉस बी ग्रेटर होता है, और जब एंगल 45 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी और ए डॉट बी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, इसके बाद दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब हमने लिखा कि जो ए क्रॉस बी है दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी जो है दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। इसमें से कौन सा ट्रू है? ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए। इट मींस कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को
फॉलो कर रहा है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ए क्रॉस बी कौन से प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ये कैसे? इसके लिए हम लिखेंगे डायरेक्शन कि जो ए क्रॉस बी हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है, ए क्रॉस बी की जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर सी, इस वेक्टर सी की डायरेक्शन जो है ये कहां है? तो इसको हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू। किसके थ्रू? RHR, राइट हैंड रूल के थ्रू। अब देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मैं इस ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। देखिए, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस, ये एक्स वाई प्लेन में है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी कर लो तो ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है, इस रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन मैं राइट हैंड रूल के मुताबिक मालूम कर सकता हूं। राइट हैंड रूल स्टेटेड दे स्ट्रेच योर फोरफिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड रोटेटेड या कर्ल टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, द erect thumb will indicate the direction of vector C. So this is the first vector A and curled towards the second vector B, the erect thumb will indicate the vector C direction. और यहाँ पे vector C की डायरेक्शन कहाँ है? आउट ऑफ द बोर्ड। आउट ऑफ द बोर्ड मीन्स along Z डायरेक्शन, along Z डायरेक्शन। तो Z डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह शो करता हूँ, दिस इज वेक्टर C। इट मीन्स के वेक्टर C जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B प्लेन। तो ए क्रॉस बी प्लेन, जिस प्लेन में आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, इस प्लेन को वेक्टर सी परपेंडिकुलर है। किस प्लेन में आपने वेक्टर ए क्रॉस बी किया है? एक्स वाई प्लेन में। और रिजल्टेंट कहां आया है? जेड में। तो जेड एक्स वाई प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा? जेड में, जेड में। और अगर आप बी क्रॉस ए करते हो, बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट बी क्रॉस ए करने से, यहां पे थोड़ा देखें, बी क्रॉस ए करने से रिजल्टेंट वेक्टर सी नहीं आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर माइनस सी आएगा। कैसे? फर्स्ट वेक्टर बी हुआ, सेकेंड वेक्टर ए हुआ, तो बी में स्ट्रेच, ए में रोटेट, तो एरेक्टम इनटू द बोर्ड है। अगर वेक्टर सी पहले ए क्रॉस बी से वेक्टर सी आउट ऑफ द बोर्ड था, अब एन टू द बोर्ड है, तो वेक्टर सी में क्या फर्क हुआ? एन दो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फर्क हुआ? मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन 180 पे अपोजिट हुआ, 180 डिग्री पे डायरेक्शन अपोजिट हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर सी आता है और बी क्रॉस ए से जो माइनस वेक्टर सी आता है, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसको हम एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे क्यों नहीं कर रहा क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने कहना है कि ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से। और अगर ए क्रॉस बी जेड एक वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, तो रिजल्टेंट पॉजिटिव एक्स में आ सकता है, नेगेटिव एक्स में आ सकता है। पॉजिटिव एक्स में हो या नेगेटिव एक्स में हो, फिर भी इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है। और अगर एक्स वाई प्लेन में है ए क्रॉस बी, तो आपका जो रिजल्टेंट है एलॉन्ग जेड आ सकता है और एलॉन्ग नेगेटिव जेड, फिर क्या हुआ? फिर भी परपेंडिकुलर हुआ। और अगर आपके पास दो वेक्टर है और वो एक जेड प्लेन में है, दिस इज जेड, दिस इज एक्स, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पॉजिटिव वाई आ सकता है, नेगेटिव वाई में आ सकता है। पॉजिटिव वाई में हो फिर भी परपेंडिकुलर है, नेगेटिव वाई में फिर भी परपेंडिकुलर है। तो यह नोट कर लो, ये नोट कर लो कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर सी आएगा, यह हमेशा के लिए ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। जिस प्लेन में आप एक्स वाई प्लेन में कर रहे हो तो जेड में, एक्स जेड प्लेन में कर रहे हो तो वाई में, और वाई जेड प्लेन में कर रहे हो तो एक्स में। दिस इज द अब नॉर्मल हमने क्यों लिखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू ए
बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इस तरह मैंने लिखा था ना। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है ये हमेशा नॉर्मल होगा ए क्रॉस बी को, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी को। यहाँ पे मैं आई नहीं लिख सकता अकेले, जे नहीं लिख सकता, के नहीं लिख सकता। अगर आई लिखो तो इसका मतलब कि ए क्रॉस बी से हमेशा के लिए एक्स में आएगा, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। ए क्रॉस बी अगर एक्स वाई प्लेन में लेते हो तो ये के में आएगा रिजल्टेंट। अगर आई जे में लेते हो तो के में, अगर जे के में लेते हो तो आई में, अगर आई के में लेते हो तो जे में। तो इस तरह आप जब प्लेन को स्पेसिफाई करते हो कि एक्स वाई प्लेन में मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो फिर यहाँ पे आई जे के में एक लिख सकते हो, मतलब के लिख सकते हो। अगर आप कहते हो कि एक्स जेड प्लेन में कर रहा हो तो जे लिख सकते हो, और अगर आप कहते हो कि वाई जेड प्लेन में कर रहा हो तो आप यहाँ पे आई लिख सकते हो। लेकिन आप नॉर्मली जनरल बात अगर कर रहे हो कि मैं ए क्रॉस बी किसी भी प्लेन में कर सकता हो, तो आपने लिखना है कि फिर नॉर्मल होगा। नॉर्मल किसी भी प्लेन को हो सकता है, और नॉर्मल की मीनिंग है 90 पर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट वेक्टर सी हमेशा के लिए नॉर्मल होगा ए क्रॉस बी प्लेन को। तो इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, बल्कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी। अगर आपको इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? तो आपने क्या लिखना है? ए डॉट बी ए बी cos थीटा के बराबर हो जाएगा, प्लस ए बी ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन कर ले, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू 1 आ जाएगा, ये 1 के बराबर है। तो इट मींस कि ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है। देखो ए क्रॉस बी से तो रिजल्ट यहाँ पे ए क्रॉस बी से तो रिजल्ट वेक्टर सी आता है, लेकिन ए क्रॉस बी होल स्क्वायर से अगर किसी ने पूछा कि रिजल्टेंट वेक्टर सी आएगा का रिजल्टेंट स्केलर आएगा, तो ये इससे फिर से स्केलर आता है। ए क्रॉस बी से तो वेक्टर आता है, लेकिन ए क्रॉस बी होल स्क्वायर से स्केलर आता है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी से वेक्टर सी आएगा, वेक्टर सी होल स्क्वायर करेंगे, वेक्टर सी स्क्वायर का मतलब है कि सी डॉट सी, और सी डॉट सी क्या है? स्केलर है। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग ए डॉट ए करते हो ए डॉट ए तो ए स्क्वायर आएगा, बी डॉट बी स्क्वायर, लेकिन ए क्रॉस ए करते हो ना ए क्रॉस ए तो ये 0 आएगा, ए क्रॉस ए 0 आएगा। जिस एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो उस एंगल पे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मिनिमम होगा, और जिस एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम हो उस एंगल पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा। इट मींस कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आर और रिवर्स प्रोडक्ट टू ईच अदर। फिलहाल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म वो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।